हेलो एवरीवन। एमपी पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चंस में मैथ्स का यह है पार्ट 25 और इसमें लिया है 26 अगस्त 2017 का शिफ्ट 1 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें y की वैल्यू बताना है। इन सबको प्लस करने पर इतना आना चाहिए। तो y की वैल्यू हम ऑप्शन में से रख रख के देख लेंगे। इन सभी को प्लस करना है तो 2y, 1y, y3, 2y और y3 इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो 1/8 मिलना चाहिए। 8y और 1। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 6 रखते हैं। अगर 6 रखेंगे तो 1 2 3 3 बार y है, मतलब 6 3 18 और ये 2 बार 3 तो 24। लास्ट में 4 आना चाहिए, यहाँ पर 8 मिल रहा है तो हम 6 आंसर नहीं, मतलब इससे आंसर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है 7 रखते हैं। 3 बार y है तो 3 बार 7 21 हो जाएंगे और 21 में 3 और 3 6 जब हम ऐड करेंगे तो लास्ट में 7 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 8 है तो ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है 5 को रखेंगे तो 5 3 15 और अगर 15 में हम 6 ऐड करेंगे तो ये 1 मिलेगा लास्ट में, यहाँ पर 8 है तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ये फोर्थ वाला। अगर हम y की वैल्यू 4 रखेंगे तो 1 2 3 बार हो गए तो 4 3 जा 12 और 12 में हम जब 6 ऐड करेंगे तो लास्ट में मिलेगा 8, मतलब 18। अब 18 का 8 यहाँ पर आ गया और 1 कैरी यहाँ चली जाएगी। अब यहाँ पर 2 बार y है, इसकी जगह पर 4 रखेंगे और इसकी जगह पर 4 रखेंगे तो 8 ये हो गए, 9 10 11 12 13 14 तो 14 मतलब यहाँ पर 4 ही आ रहा है तो 4 आ जाएगा और 1 कैरी बचेगी तो वो ये हो गई। तो ये आंसर हो जाएगा, y की वैल्यू 4 हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है 2 डाइस, 2 5 से यहाँ पर फेंके जाते हैं और हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है 10 टोटल आने की। मतलब दोनों डाइस पर जो नंबर आए उन सबको प्लस करने पर 10 आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, फेवरेबल केस ऊपर और डिवाइड में टोटल केसेस। तो फेवरेबल केस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 डाइस हैं तो किसी भी डाइस में नंबर आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से दूसरे में आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब हमें देखना है टोटल 10, मतलब दोनों को प्लस करने पर 10 आना चाहिए। तो 3 3 4 4 इनमें नहीं मिलेगा। अगर 5 और 5 को प्लस करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। 5 और 5 को प्लस करने पर 10 मिल रहा है। इसके बाद 6 के साथ हम क्या प्लस करें कि 10 मिले दूसरी वाले में। 6 के साथ अगर हम 4 प्लस कर देंगे तो हमें 10 मिल जाएगा। इसी तरह से पहली वाली जब सेकंड वाली डाइस में आएंगे तो इसमें भी हमें एक बार ये 4 मिलेगा, क्योंकि इसके पहले तो पॉसिबल है ही नहीं। 4 के बाद अगर हम देखें कि 4 के साथ इसमें से क्या ले लें कि 10 मिल जाए तो 6 ले लें। तो 4 और 6 टोटल 3 केस हो जाएंगे। तो 3 ऊपर और डिवाइड में टोटल केस क्या हो जाते हैं, यहाँ पर 6 की पावर n लेते हैं हम तो n कितने हैं 2, तो 6 की पावर 2 हो जाएंगे। टोटल केसेस 36 और इसे जब कैंसिल करेंगे तो 1 और 2 ये आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक बिल्डिंग है जिसमें पहले फ्लोर की हाइट दी गई है इतनी और दूसरे फ्लोर की हाइट दी गई इतनी। तो पहले फ्लोर की कंपैरिजन में दूसरे फ्लोर की हाइट कितनी अधिक है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस ही हमें लेना है। ज़्यादा है ये वाली तो इसमें से हम माइनस कर देंगे फर्स्ट वाली को, -14 1/4। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम 22 और 14 को अलग लिख लेते हैं। 22 - 14, क्योंकि जो कंप्लीट नंबर है वो हमने अलग लिख लिया और साथ में जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है वो अलग, 1/3 - 1/4। 22 - 14 ये आ जाएंगे 8 और प्लस साथ में यहाँ पर एलसीएम 12 आ जाएगा और 4 - 1 4 - 3 तो 1 बचेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं 8 कंप्लीट 1/12। तो आंसर हो जाएगा 8 कंप्लीट 1/12। ये थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है 3 ईयर्स एगो, 3 साल पहले पवित्रा की जो एज थी वो हाफ थी, वो आधी थी किसकी, 20 साल बाद की एज की। तो पवित्रा की प्रेजेंट एज क्या है, पवित्रा की प्रेजेंट एज हम मान लेते हैं कि x है। तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी x - 3 और 20 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 20। अब जो 3 साल पहले थी वो आधी है 20 साल बाद की एज की, तो 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ तो 2x हो जाएंगे, -2 × 3 6 = x + 20। इस x को यहाँ ले आओ तो 2x - x x बचेंगे इक्वल टू 6 को यहाँ ले जाओ तो ऐड हो जाएंगे 20 + 6 26। तो पवित्रा की ये जाएगी 26, सेकंड ऑप्शन। या फिर इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 20 अगर हम मानते हैं प्रेजेंट एज है तो 3 साल पहले हो जाएगी 17, जो कि बराबर होगी आधी होगी 20 साल बाद की।
अभी 20 की है तो 20 साल बाद कितनी हो जाएगी 40 की। तो क्या इसमें डिवाइड 2 करने पर 17 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है 26 से 3 साल पहले हो जाएगी 23 और 26 से 20 साल बाद हो जाएगी 46। तो अगर 46 में हम 1/2 या फिर 2 से डिवाइड कर दें तो ये मिल जाएगा 23 जो कि बराबर आ रही है इसके। तो आंसर हो जाएगा 26। नेक्स्ट है 3 पाइप हैं जो कि किसी टैंक को 20, 15 और 30 घंटे में भरते हैं। अगर सभी पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल टाइम एंड वर्क जैसे ही है। ए, बी और सी। ए को करने में कितना टाइम लग रहा है 20 और बी को 15 और सी को 30। टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी निकालेंगे हम टैंक की। तो इन सब का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? सबसे बड़े नंबर का ऐसा फैक्टर जो बाकी बचे दो नंबर को भी डिवाइड कर दे। तो 30 में तो जाएगा नहीं, 20 नहीं जाएगा, और 30 इंटू 2 60। तो 60 से ये भी डिवाइड होता है और 20 भी डिवाइड होता है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। मतलब टैंक की पूरी कैपेसिटी या कुल क्षमता है 60। तो ये तीनों पाइप 1 घंटे में कितना भर लेंगे टैंक को वो हम निकाल सकते हैं। 60 में डिवाइड करेंगे 20 का तो ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा। मतलब 1 घंटे में 3 पार्ट भर देता है ए पाइप। अब बी पाइप कितना भर देगा? 60 डिवाइडेड बाय 15, ये आ जाएगा 4। और सी के लिए ये 60/30 आ जाएगा 22। 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये तीनों पाइप एक एक घंटे में इतना इतना पार्ट भर लेते हैं। अगर इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों 1 घंटे में कितना फिल कर लेंगे टैंक? ये हो जाएंगे 7 और 9। तो ये तीनों मिलकर 1 घंटे में 9 पार्ट फिल कर लेते हैं। अब हमें 60 को भरना है, मतलब यहाँ पर 60 आना चाहिए। तो इस 9 को सबसे पहले हम डिवाइड में ले जाएं तो 1/9 एक 1 आ गया। अब यहाँ पर 60 लाना है तो दोनों साइड 60 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 60 और यहाँ पर 60। तो 60 करने में कितना टाइम लग जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 9, इतना टाइम लग जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर लें 3 से। 3 3 जो 9 और 3 2 जो 6 20। 20/3 आ रहा है। इसको 3 से और कैंसिल करेंगे तो 3 6 18। फिर पॉइंट लगाया, फिर से 20 जाएगा तो 3 6 18। तो 6.6 समथिंग आएगा। तो 6.6 ऑप्शन फर्स्ट है, यह हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है एक इलेक्शन में 3 कैंडिडेट्स को इतने इतने वोट्स मिलते हैं सभी को। तो जिसने वो इलेक्शन जीता, तो जीता किसने? जिसको सबसे ज़्यादा मिले होंगे 11286। इसके सबसे ज़्यादा है मतलब इसने जीता होगा। तो इसका परसेंटेज क्या है सभी टोटल वोट्स में? तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? जिसका निकालना है वो ऊपर लिखेंगे 11286 और डिवाइड में टोटल। तो इन सबको प्लस करेंगे तो 6 और 6 12, 12 और 8 20। तो 20 की 0 कैरी 2 आ गई। तो 8 और 8 16, 17 18 19 20, फिर से कैरी 2 आ गई। तो 2 और ये 4 5 और 3 8 और ये 1 7 और 1 9 हो गए और बाकी बचा 1। तो टोटल आ गया 19800। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल। अब इसको डिवाइड करना है तो इसको पूरा काट पीट के डिवाइड भी कर सकते हैं या फिर हम ऑप्शन से देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है 198, मतलब लास्ट में क्या है 8। अब 8 में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि हमें लास्ट में 6 मिल जाए? तो ऑप्शन से देखते हैं। यहाँ पर 60 है मतलब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे और 8 का मल्टीप्लाई अगर हम 0 में करेंगे तो 0 ही मिलेगा, लेकिन हमें 6 देखना है। अब 57 में 7 है तो 7 का मल्टीप्लाई अगर हम 8 में करेंगे तो हमें लास्ट में मिलेगा 56, मतलब लास्ट में 6 मिल रहा है। तो ये आंसर हो सकता है 57। उसके बाद 5 है, 5 का 8 में करेंगे तो 40, फिर 0 आएगा लेकिन हमें 6 देखना है तो ये भी आंसर नहीं होगा। और 8 है, 8 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 64, 4 आएगा लास्ट में, लेकिन हमें 6 देखना है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड, 57% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये नंबर है, इसमें हमें 1 और 2 के प्लेस वैल्यू या स्थायी मान का मल्टीप्लाई करना है। नंबर क्या है 41325। अब प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान कैसे देखते हैं? मतलब वो जिस नंबर का पूछा हुआ है, यहाँ पर 1 का पूछा है तो 1 इस नंबर में कौन सी स्थान पर है? 1 कौन से स्थान पर है? 1000वें स्थान पर है। 1 2 3 मतलब 3 0 आएंगे तो 1000वें स्थान पर है 1। और 2 कौन से स्थान पर है? 2 10th प्लेस पर है। तो यहाँ पर हम 1 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 1 के बाद जितने भी नंबर हैं उनकी जगह पर हम 0 लिख देंगे। तो 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 1 0 0 और 0। उसके बाद 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 के बाद जितने नंबर हैं उतनी जगह पर 0। तो 2 और 0 20 हो जाएगी, मतलब 1 0। प्लेस वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो यह है कि हम उसमें साथ में वो नंबर साथ में ले लें या फिर उस नंबर की जगह पर 1 रख दें। तो 1 की बोली थी तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया और 3 0। अब यहाँ पर 2 है लेकिन हमें इसकी जगह पर 1 लेना है। 1 और फिर जितने नंबर हैं
उतने 0 ले लिया। इसका एक और तरीका होता है प्लेस वैल्यू निकालने का कि वो खुद नंबर साथ में हम ले लें। तो एक और तरीका क्या हो जाएगा, 3 0 आ जाएंगी इनटू, और साथ में 2 की बोला है तो हम 2 को साथ में लेंगे और फिर जितने नंबर है उतने 0। तो इस तरह से 2 तरीके से हम प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा आंसर। और अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक तरह से आंसर ही है। ये दोनों तरीके सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो ये वाला भी ऑप्शन में है और ये वाला भी ऑप्शन है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दोनों ही ऑप्शंस में अवेलेबल हो तो उनमें से आंसर हो जाएगा ये वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000 वाला 4th ऑप्शन। और अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो आंसर ये वाला हो जाता। लेकिन अगर दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है तो हमें इस वाले को प्रायोरिटी देनी है। नेक्स्ट है, यहाँ पर रेशो दिया गया है पी और क्यू की एजेस का, और 4 साल बाद, नहीं मतलब क्यू पी से 4 साल बड़ा है, मतलब दोनों के एजेस में अंतर कितना है, 4 साल का। तो पी रेशो क्यू, पी और क्यू का रेशो दिया गया है 6 और 7। अब क्यू 4 साल बड़ा है, मतलब दोनों में 4 साल का अंतर होगा पी और क्यू में। तो इन दोनों के रेशो का डिफरेंस हम 4 के बराबर रख सकते हैं। 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1, जो कि बराबर होगा 4 के। तो यहाँ से 1 इक्वल टू 4 मिल गया, तो 6 बराबर हम निकाल सकते हैं। 6 इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 6, ये हो जाएगा 24। और 7 बराबर निकाल लेंगे तो 4 इंटू 7, ये हो जाएगा 28। तो P की एज आ गई 24 और Q की एज आ गई 28। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि 4 वर्ष पश्चात, मतलब 4 साल के बाद P और Q का रेशो क्या हो जाएगा। तो अभी प्रेजेंट में इतने हैं, 4 4 और ऐड कर दो तो ये हो जाएंगे 28, और Q हो जाएगा, इसमें 4 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 32। तो ये आ गया 4 साल बाद P और Q के एजेस का रेशो। अब इसको कैंसिल कर दें तो 4 से कैंसिल हो जाएगा 7 बार, और ये 4 से 8 बार। तो रेशो आ जाएगा 7:8, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर डायगोनल्स, 2 स्क्वायर हैं, 2 वर्ग हैं, इनके डायगोनल है, विकर्ण का रेशो दिया गया है 1:5। तो उनके एरिया का रेशो क्या हो जाएगा। तो डायगोनल का रेशो दिया गया है, तो एरिया को निकालने के लिए हम जो डायगोनल का रेशो है उसका स्क्वायर कर दें। 1 का स्क्वायर या 1 का वर्ग क्या हो जाएगा 1, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। तो एरिया का रेशो आ जाएगा 1:25, 3rd ऑप्शन। या फिर अगर यहाँ पर विकर्ण की जगह पर साइड या कोई भी भुजा दी गई होती, उनका रेशो दिया गया होता, तो उनका भी हम स्क्वायर कर देते, तो एरिया आ जाता, हमें एरिया का रेशो मिल जाता। अभी स्क्वायर क्यों किया, स्क्वायर का एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर डायगोनल या विकर्ण दिए गए हो तो 1/2 डी स्क्वायर होता है, और डी क्या है यहाँ पर, विकर्ण। तो यहाँ से हम ए और डी में रिलेशन देख लेते हैं कि क्या बन रहा है। 1/2 एक फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। रेशो वाले केस में जो चीज़ सेम रहती है उसको हम हटा देते हैं। तो क्या देखेंगे, केवल ए देखेंगे और डी देखेंगे। तो ए मतलब एरिया या क्षेत्रफल हमें कब मिल सकता है, जब हम विकर्ण का स्क्वायर कर दें। तो इसीलिए हमने इस क्वेश्चन में ये किया। डायगोनल क्या दिया था 1 और दूसरे का दिया गया था 5, तो इनका स्क्वायर कर दिया हमने, तो 1/25, इसलिए डायरेक्ट ही उनका स्क्वायर कर दिया था। आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट है, 3 नंबर्स हैं जिनमें से पहले 2 नंबर का सम 56 दिया है, सेकंड और थर्ड का 64 और थर्ड और फर्स्ट का 70। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो 3 नंबर है, 3 नंबर हम मान लेते हैं कि नंबर है x, y और z। नहीं तो ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी 3 नंबर हो गए। तो पहले 2 का सम दिया गया है 56, तो a प्लस बी हो जाएगा 56, और सेकंड और थर्ड का सम दिया गया है, तो सेकंड और थर्ड क्या है, b प्लस सी इक्वल टू 64, और थर्ड और फर्स्ट c प्लस ए हो जाएंगे 70। तो ये 3 इक्वेशन यहाँ पे बन गई। तो इसमें हम a प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम तीनों को साथ में प्लस कर दें, तीनों इक्वेशंस को प्लस कर दें, तो a और a 2a हो जाएगा। या फिर इक्वल वाले पार्ट से डिवाइड करते हैं हम, ये वाला पार्ट हम एक तरफ वाले में प्लस करेंगे और बाकी बचा हुआ इक्वल टू के नेक्स्ट साइड। तो जब इनको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी और b प्लस सी और c प्लस a इक्वल टू 56, 6 और 4 10 हो जाएंगे। 1 कैरी बची तो 5 और 6 और 6 और 7 19, 190 आए सबको प्लस करने पर। अब a और a 2a हो जाएंगे। उसी तरह से b और b प्लस 2b, उसी तरह से c और c हो जाएंगे 2c, जो कि इक्वल है 190 के। अब इन सब में से हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 190। इस 2 से हम इसको कैंसिल कर दें, 2 9 से 18 और 2 5 से 10, तो 95 मिल गया। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, 95।
अब हमें तीनों की वैल्यू निकालनी है। ए चाहिए हमें, बी और सी, क्योंकि तभी तो हम सबसे बड़ा पता लगा पाएंगे। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों है। अब इसमें से अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या माइनस कर दें, बी और सी को हटा दें तो हमें ए मिल जाएगा। तो बी और सी कहाँ है, बी और सी ये है, मतलब हम 95 में से 64 माइनस कर दें। 95 में से 64 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। 9 क्यों, 5 में से 4 1 आ जाएगा, और 9 में 6 3 31। तो ए इक्वल टू कितना आ गया, 31। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमें b कैसे मिल सकता है, अगर हम a को हटा दें और c को हटा दें तो a और c कहाँ से हटेगा, a और c ये है, मतलब हम 70 माइनस कर दें 95 में से। तो 95 में से 70 माइनस कर दो, आ जाएगा 5 और 2। तो ये आ जाएगी b की वैल्यू। अब हमें c निकालना है, तो a और b को हटा दो। a और b कहाँ है, ये a और b की वैल्यू 56। 95 में से 56 माइनस कर देंगे। 5 में 6 9 और 8 में से 5 3 39। सी की वैल्यू आ गई 39। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर बताना है, 31 25 और 39। बड़ा हो जाएगा 39, तो आंसर है 39, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक कॉलेज में 900 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 600 ने केवल मैथ को सिलेक्ट किया और 350 ने मैथ और साइंस दोनों को सिलेक्ट किया। तो कितने स्टूडेंट्स ने साइंस, ओनली साइंस लिखा है, मतलब केवल साइंस सिलेक्ट किया है, तो कितने स्टूडेंट्स है वो। यहाँ पर टोटल कितने हैं, 900। इसको हम वेन डायग्राम से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया एक पार्ट, मान लो इसे ये है मैथ, और ये हो गया सेकंड सब्जेक्ट क्या है, साइंस। अब मैथ के लिए, मैथ वाले कितने हैं, 600, और मैथ और साइंस दोनों वाले हैं 350। तो जो कॉमन पार्ट है, मतलब जो दोनों को सिलेक्ट किया है जिनने, वो है ये वाला पार्ट, इतना इतना, और इतने की संख्या क्या दी गई है, 350। इसके बाद हमें मैथ में दिए गए हैं 600, लेकिन ये मैथ में 600 टोटल दिए गए हैं, इसमें से कॉमन वाले तो हमें हटाने पड़ेंगे। अगर हमने 600 इसमें पहले ही लिख दिया तो जो इसमें होंगे वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, और इस वाले पार्ट में भी तो होंगे, तो वो कॉमन भी ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब इसको हमें माइनस करना पड़ेगा 600 में से। ये 0 5 और 2 250, तो 250 हो जाएंगे मैथ के, और दोनों को प्लस करेंगे 600 के बराबर ही तो आएगा ना, जो हो जाएगा मैथ का। अब इसमें से हमें बताना है कि केवल साइंस वाले कितने, तो साइंस वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये इतना वाला पार्ट, ये साइंस का है। तो साइंस वाले स्टूडेंट्स हम कैसे निकाल सकते हैं, इसमें से मैथ वाले हम माइनस कर दें। तो इन दोनों को प्लस करके जो कितना आ रहा था, 600 ही आ रहा था, तो टोटल में से माइनस कर दो 600, ये आ जाएगा 300। तो साइंस वाले स्टूडेंट्स की संख्या कितनी आ जाएगी, 300। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में और 20 दिन में फिनिश करते हैं। तो ए और बी, ए करता है 30 में और बी करता है 20 में। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 3 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, ये हो गया टोटल वर्क। तो ए का वन डे वर्क हम निकाल सकते हैं। तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 60 डिवाइडेड बाय 30, ये आ जाएगा 2, और बी के लिए 60 डिवाइडेड बाय 20, ये आ जाएगा 3। तो ए और बी ने दोनों ने साथ में मिलकर एक दिन में कितना वर्क कर लिया होगा, 2 + 3 5। यह है वन डे का ए प्लस बी का। अब क्वेश्चन में बोला है कि 6 दिन तक वो लोग साथ में काम करते हैं, तो 6 दिन तक हम निकाल लें। एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो 6 दिन में कितना कर लेंगे, 5 × 6 30। तो 30 वर्क हो चुका है, और टोटल था 60, तो बचा हुआ कितना हो गया, 60 - 30, बचा हुआ हो गया 30। अब 30 काम बचा हुआ है, तो ये बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए तो छोड़कर जा चुका है। तो बी का वन डे वर्क है 3, बी का वन डे वर्क है 3, 3 काम कर लेता है। तो 30 वर्क हमें लाना है यहाँ पर, तो 30 कैसे आ जाएगा, 30 में डिवाइड कर दो 3 का, तो आ जाएगा ये 10। तो बी को टाइम लगेगा 10 डेज, तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक कार है, कार की स्पीड हर घंटे 5 किलोमीटर बढ़ जाती है, और उसने एक घंटे में, पहले एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 45। तो 7 घंटे तक कितना कर लेगी। तो पहले घंटे में कितना कर लिया था, 45। इसके बाद दूसरे घंटे, मतलब हर एक घंटे में 5 बढ़ रही है, 5 किलोमीटर बढ़ाना है हर घंटे में, तो अगले घंटे में कितना कवर कर लेगी वो, 50। 45 में 5 और ऐड कर दिया तो 50, फिर अगले एक और घंटे में 55, इसी तरह से ये 60 हो जाएगा, 65, फिर 70 75, कितने हो गए, 3 4 5 6 7, 7 तक हो गए।
और 7 घंटे का ही हमें निकालना है। इतना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया होगा, इन सबको प्लस कर दो, 5 और 5 10, और ये 5 और ये 5 10 20 की 0, 7 और 7 14, 14 और 6 20, 26 26, और 5 31, 31 और 5 37, 36, और 4 40, और 2 कैरी यहाँ से बची हुई थी, तो 40 और 2 कितने हो जाएंगे 42। तो इन उसने 7 घंटे तक 420 डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, सेकंड ऑप्शन। या फिर इसको ऐसे कर, इन सबको प्लस करने के बजाय हम ऐसे भी कर सकते थे। ये क्या बन रहा है, ये एक सीरीज बन रही है, मतलब एक समांतर श्रेणी बन रही है। इसमें क्या 5 5 का अंतर है, 5 5 जोड़ते जाएंगे तो एक समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक सीरीज बन रही है, तो इसमें हम सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 7 घंटे बुलाए तो 7 घंटे तक मतलब 7 टाइम्स तक हम इसका सम निकालेंगे। सम निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन, एन मतलब क्या है, जितने टाइम्स तक हमें निकालना है, तो एन इक्वल टू हमें 7 रखना पड़ेगा। हो जाएगा n/2, फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर a क्या है, a है पहली टर्म, तो a इक्वल टू हो जाएगा 45, और d है अंतर, मतलब इनमें कितने कितने का अंतर है, 5 5 का डिफरेंस है हर एक में, तो d इक्वल टू हो जाएगा 5। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, n है तो n की जगह 7, 7/2, n की जगह पर 7 रखा, फिर इंटू 2 इंटू a कितना है 45, प्लस n है 7 इंटू डी, डी की जगह पर क्या रखना है 5, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू में 45 इंटू 2 90, और प्लस में ये 6 बचेंगे, 7 - 1 6, और 6 इंटू 5 30, 90 और 30 ये हो जाएंगे 120, और इसमें 7/2 इंटू में भी है, तो इंटू में 7/2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 बार, और 6 का मल्टीप्लाई 7 में 42, और ये 0 साथ में है, तो सम आ जाएगा 420, जो कि हमने प्लस किया था तो भी 420 ही आया था, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है अमन। अमन की 20 साल बाद जो एज होगी वो 4 टाइम्स होगी, 4 गुनी होगी 10 साल पहले की एज की। तो अमन की प्रेजेंट एज क्या है, तो इसका हम ऑप्शन से कर सकते हैं। कंडीशन क्या बोली है कि 20 साल पहले की जो एज हो, तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें कि अमन प्रेजेंट में 20 साल का है, तो 20 साल बाद अमन कितने का हो जाएगा, क्योंकि 20 प्लस करना है हमें, तो 20 साल बाद हो जाएगा ये 20 + 20 40 ईयर्स का, तो ये आ गया 40। अब अमन 10 साल पहले, अभी 20 का है, 10 साल पहले कितने का होगा 10 का, तो ये 20 साल वाली एज 10 साल पहले की 4 गुनी है क्या, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हमें मिलेगा 10 × 4 40, ये बिल्कुल मिल रहा है 40, इसका मतलब आंसर 20 है। या फिर हम इसको x मानकर भी कर सकते हैं। मान लो अमन की प्रेजेंट एज क्या है x, तो 20 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 20, x + 20 मतलब 20 साल बाद वाली जो है वो 4 गुनी है 10 साल पहले की। 10 साल पहले क्या हो जाएगी, 10 माइनस कर दो, x - 10, यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, x + 20 इक्वल टू 4x - 40, टू 4 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। अब इस x को यहाँ ले जाओ और इस 40 को यहाँ ले आओ, तो x माइनस कर देंगे 4x में से, तो आ जाएंगे 3x इक्वल टू, ये 40 माइनस का था, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 20 + 40 60 हो जाएंगे। इस 3 से इसको कैंसिल करो, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 20 इक्वल टू x, मतलब अमन की एज आ गई 20। नेक्स्ट है दादर एक्सप्रेस। ये एक ट्रेन है जो कि मुंबई से दिल्ली के लिए निकलती है 10 बजे, मतलब मुंबई से दिल्ली जा रही है ये ट्रेन। ये हो गया मुंबई और ये दिल्ली। अब यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट हुई 10 बजे, जिसकी स्पीड दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहाँ से ट्रेन चलती है। और दूसरी ट्रेन वो डी से मतलब दिल्ली से चलती है मुंबई की तरफ, राजधानी एक्सप्रेस कितने बजे 6 बजे चलती है, और शाम को, तो ये पीएम में है, और ये 10 क्या था एएम में, ये सुबह चलती है ये शाम को, और इसकी स्पीड दी गई है 100 किलोमीटर पर आवर। अब ये वाली ट्रेन इस तरफ जा रही है, ये वाली ट्रेन इस तरफ जा रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इन दोनों की स्पीड को प्लस करना पड़ेगा, और यहाँ बताना क्या है कि कितने टाइम पर मिलेंगी। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें टाइम सेम करना पड़ेगा। ये 10 बजे चल रही है, ये शाम को 6 बजे, तो टाइम सेम कैसे करेंगे हम, इसमें पहले वाली ट्रेन को हम चला देते हैं आगे की तरफ शाम को 6 बजे तक। मान लो यहाँ पर 10 बज रहे हैं, ये थोड़ा स्पीड मतलब आगे आ गई, तो यहाँ मिल गई, मतलब तो 10 से लेके यहाँ तक 6 बज गए यहाँ पर, तो 6 PM यहाँ बज गए। तो यहाँ से लेके इतने दूर तक आने में इसने कुछ डिस्टेंस तो कवर किया होगा, और मुंबई और दिल्ली की डिस्टेंस भी यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन में 1600 किलोमीटर।
अब 10 बजे चल रही थी, 10 से लेकर 6 तक कितना टाइम हो गया? 8 घंटे। 1 घंटे में 60 कवर करती है, तो 8 घंटे में कितना कवर कर लेगी? 60 इंटू 8, तो 480 किलोमीटर इस वाली ट्रेन ने चल लिया होगा। 480 यहाँ तक आ गई। अब शाम के 6 बज गए। अब इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? यहाँ से लेके अब इसको यहाँ तक जाना है केवल। टोटल था 1600, 480 इसने कवर कर लिया, तो बचा कितना? 1600 में से माइनस कर दो 480 को। 10 में से 8 2, 5 में से 4 1 और ये 1। अब इनके बीच में कितनी डिस्टेंस बची? 1 1 2 0। जो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 1 1 2 0। अब इन दोनों को साथ में चलना है, सेम टाइम पे स्टार्ट हो रही है। अब हम निकाल सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से। टाइम निकालना है तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइड में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है दोनों की? 1 1 2 0 और डिवाइड में स्पीड। स्पीड हम कौन सी लेंगे? दोनों की साथ में प्लस कर कर। इसकी थी 60 और इसकी थी 100। टोटल स्पीड कितनी हो गई? प्लस कर देंगे तो 160, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। अब इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 और ये 16 से 7 बार कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम हो जाएगा 7 घंटे। मतलब 7 घंटे बाद दोनों ट्रेन आपस में यहाँ कहीं मिल जाएंगी। अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितने बजे मिलेंगी, टाइम बताना है यहाँ पर। तो टाइम कितना हो रहा था? ये 6 PM पर स्टार्ट हुई थी, 6 बज गए थे। 6 से हम 7 घंटे और मिला देंगे तो 6 से 6 12 हो जाएंगे। लेकिन 12 सुबह के 12 AM बजेंगे, उसमें हमें एक और ऐड करना है, तो 1 AM। तो दोनों ट्रेन 1 बजे मिल जाएंगी, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन सब का हमें एलसीएम लेना है। 3A 2CD और 5B। तो एलसीएम में क्या करना है? ऐसा नंबर निकालना है जो इन सबको डिवाइड कर दे। तो 3A में से क्या ले लें? सबसे पहले नंबर ले लें 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 5, तो ये हो जाएगा 30। अब यहाँ से A भी मिल जाएगा, CD मतलब A मिल जाएगा यहाँ से और CD और ये हो जाएगा B। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 30, A B C और D, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, हमें एवरेज या औसत निकालना है 1 से लेके 20 तक सभी प्राइम नंबर का या अभाज्य संख्याओं का। तो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होती हैं। तो 1 से हमें स्टार्ट करना है, लेकिन 1 तो हम लेंगे नहीं क्योंकि 1 तो हर एक से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद हमने ले लिया 2, फिर आ जाएगी 3 5 7, फिर 11 13। ये वो सारे नंबर हैं जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से। फिर 13 के बाद 17 और 17 के बाद 19। 1 से लेकर 20 तक इतने ही प्राइम नंबर होंगे। इन सबको हमें प्लस करना है। 9 और 1 10, 7 और 3 10, तो 20 27, 27 और 3 30, 35 और 37, तो 7। अब 3 बच गया कैरी, तो 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 7। 77 सम आ गया। एवरेज निकालने के लिए हम सम में डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर्स का। तो कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से इसमें डिवाइड करना है। 8 से ये 9 बार चला जाएगा, 77 और ये 8, 9 बार 72। 7 में से 2 5 बचा, पॉइंट लगाया तो 0 लगा सकते हैं या 50। अभी 50 जाएगा, 8 से 48, तो 9.6 समथिंग आएगा। पर ऑप्शंस में से तो एक भी नहीं मिल रहा है। ये 10 और 10 20 27 और 3 30, 37 का 7 3 4 5 6 7, 77 ही आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 72, फिर 5 बचा 48, 9.6 ही आ रहा है। ऑप्शंस दी नहीं होंगे, इसका आंसर 9.6 ही आएगा। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक होगी। नेक्स्ट है 20% ऑफ अ नंबर। कोई नंबर है उसका 20%, तो मान लेते हैं कि x है, x का 20% लेना है। तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड में 100। एक्सीड्स मतलब उससे कम है, तो माइनस 16%। 16 डिवाइडेड बाय 100 किसका लेना है? ऑफ 650 का, जो कि बराबर होगा 10 के। क्योंकि 10 ज़्यादा है, 10 अधिक है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, 10 के बराबर लिख दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा और इसको करेंगे तो 4 से, 4 4 जा 16 और ये 25 से, फिर 5 से इसको, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और ये 0। और यहाँ 5 बचा था, 5 से फिर से कैंसिल हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 से 30, 26 इंटू 4, ये 4 और 8 9 10, 104 आ गए। और यहाँ क्या है? माइनस 5 बचा, तो x माइनस 5 इक्वल टू 10। अब इस 104 को यहाँ ले आओ तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा x अपॉन 5 इक्वल टू 10 इसमें जोड़ेंगे तो 1 14 हो जाएगा
और 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 114 इंटू 5। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20, 5 वन ज़ा 5 7 और 5 वन ज़ा 5 570, तो वो नंबर होगा 570, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक मर्चेंट ने एक आर्टिकल 170 रुपये में खरीदा, मतलब कीमत कितनी 170 हो गई। अब इस पर उसने 15% डिस्काउंट और 20% मतलब 15% डिस्काउंट दिया और 20% प्रॉफिट भी दिया, तो मार्क्ड प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले क्या 15% का डिस्काउंट हो रहा है, 15% मतलब 100 में से 15 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 5 और 9 में से 1 8, 85%, जो कि बराबर होगा जितनी कॉस्ट थी 170, तो 85% इक्वल हम लिख सकते हैं 170। यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लें, 1% इक्वल टू 170 पे डिवाइड कर दिए 85 का, इसे 5 से कैंसिल कर दें, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35, और ये 7 से 17 से 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यहाँ से हम 100% निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी 2 जीरो लगा दो, ये परसेंट में है, और यहाँ पर भी 2 जीरो लगा दो तो 200, तो यहाँ से हमें 100% की कीमत मिल गई 200। अब इस पर 20% का प्रॉफिट भी है, तो इस पर 20% का प्रॉफिट निकाल दो, 20 मतलब 100 में 20 ऐड करेंगे तो 120, तो इसका 120% हम निकाल देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 12 इंटू 2 24 और 0 ये था साथ में, तो 240 हो जाएगा मार्क्ड प्राइस, आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन सब का एवरेज निकालना है। सबसे पहले हम लास्ट वाली डिजिट को प्लस कर लेते हैं, 1 और 7 8, 8 और 3 11, तो 11 का 1 ले लिया हमने, फिर 1 और 9 10, तो 10 का 0 ले लिया। अब 0 और 5 5 हो जाएंगे, 5 प्लस 1 6, तो यहाँ से प्लस करने पर लास्ट में क्या मिला 6। अब इन एवरेज में टोटल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो सम के बराबर मिलना चाहिए। यहाँ से लास्ट डिजिट कहाँ पर हमें 6 मिलेगी, 6 इंटू 6 36 मिलेगा, मतलब यहाँ से हमें 6 मिल रहा है। 8 इंटू 6 48, लास्ट में 8 मिल रहा है, ये आंसर नहीं है। 0 इंटू 6, 0 इंटू 6 कितना होता है 0, तो ये भी आंसर नहीं है। 2 इंटू 6 12, तो ये भी आंसर नहीं है क्योंकि लास्ट में 2 मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा 76। नेक्स्ट है, रॉबिन ने एक ओल्ड कार, एक पुरानी कार खरीदी इतने रुपए में, और उस पर रिपेयर पर इतने रुपए खर्च कर दिए, मतलब मरम्मत पर, और इंश्योरेंस पर इतने खर्च कर दिए, इसके बाद उसे बेच दिया इतने रुपए में, तो प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर है, कॉस्ट प्राइस हम निकाल लें कि उसको कितना खर्चा करना पड़ा टोटल, तो इतने में उसने खरीदी थी 73500 में, और मरम्मत पर 13103 इतने उस पर खर्च कर दिए, और इंश्योरेंस पर 2600, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी इतनी 009, ये 14 की 4 और 6 7 और 1 8, तो ये हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। अब उसने बेचा कितने में 84240 में, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी है 84240। अब यहाँ से खरीदने की कीमत कितनी आ रही, खरीदा ज़्यादा में बेचा कम में, मतलब उसे लॉस हो गया, तो लॉस परसेंट हम निकालेंगे। इसके लिए लॉस हमें ऊपर रखना पड़ेगा, तो लॉस कितना हो जाएगा, सीपी में से इसको माइनस कर दो, तो ये 0, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 4 2 और ये 0, तो 2160 लॉस हो गया, 2160 इतने का लॉस हो गया, हानि हो गई। डिवाइड में हम सीपी रखते हैं कॉस्ट प्राइस, तो डिवाइड में हो जाएगा 86400 और इंटू कर देंगे 100 का, तो 0 से 0 कैंसिल। अब इसको कैंसिल कर दें, 4 2 8, 4 1 4, 4 6 24, ये हो जाएगा 5 बार 20, 4 और 0, फिर से 4 से 5 और 4, 3 बार और 5 बार। अब इसके बाद ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें कितना मिल गया 135 डिवाइड बाय 54, इसको डायरेक्ट 54 से कर दें तो 3 2 बार चला जाएगा, 108, 135 में से 108 तो 27 बचेंगे, ये 7 और 2 27 बचा। अब जाएगा नहीं 27, तो पॉइंट लगा दिया, तो 0 लगा देंगे 270, तो 270 ये 5 बार चला जाएगा, 5 से 0 और 26 27, तो डायरेक्ट ये 5 चला जाएगा, 2.5 का उसे लॉस हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, 3 नंबर्स में से एक्स वाई जेड में से एक्स और वाई का सम, इस तरह का सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं। एक्स और वाई का सम कितना दिया है 36, और y और z दिया है 44, और z और x का दिया है 50।
तो हमें इसमें सबसे बड़ा नंबर बताना है। उसके लिए एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ये 3 इक्वेशन हमें मिल गई। इन तीनों को जब हम प्लस कर देंगे, इन तीनों को प्लस कर रहे हैं मतलब ये वाला पार्ट एक तरफ प्लस होगा, तो ये x है और ये x है। x और x कितने हो गए? 2x। ये एक y और ये एक y, तो y प्लस y 2y। इसी तरह से z और z 2z हो जाएंगे इक्वल टू, इनको प्लस करें 6 और 4 10 की 0 कैरी ओवर 1, तो 5 और 5 10 और 3 13, तो 130 आ गया। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा इक्वल टू 130। अब इस 2 से हम 130 कैंसिल करें 6 बार और 5 बार, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मिल गया हमें 65। अब इसकी हेल्प से हम एक एक करके सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो हम y और z को माइनस कर दें। तो y और z कहाँ है? ये y और z मतलब 44, तो 44 माइनस कर दें हम 65 में से, ये हो जाएगा 1 और 2, ये हो जाएगी x की वैल्यू। x की वैल्यू आ गई 21। अब हमें y की निकालना है, मतलब x और z को हम माइनस कर दें। x और z कहाँ है? ये 50, तो 65 में से हम 50 को माइनस कर दें, ये हो जाएगा 5 और 1, तो y की वैल्यू आ गई 15। उसी तरह से हमें z को निकालना है, तो x और y को माइनस कर दो। x और y कितना है? 36, तो 65 में से 36 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 9 और 5 में से 3 2, तो x की वैल्यू आ गई 29। x और ये x की वैल्यू थोड़ी आई है, हमने इनको x और y को माइनस किया था, तो z मिलेगा, ये z है, ये है z। अब इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 21, 15 और 29 बड़ा है 29, मतलब z, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट है, एक मैन स्टिल वाटर में, स्थिर जल में इतनी स्पीड से नाव चला सकता है, मतलब एक तरह से नाव की स्पीड दी गई है, तो ये क्या हो जाएगी? स्पीड ऑफ बोट, नाव या बोट के लिए हम b लिख रहे हैं, ये हो जाएगी 10। और यहाँ पर धारा की चाल भी दी गई, यहाँ पर 3 किलोमीटर पर आवर। फ्लोइंग स्पीड दी गई है, मतलब 3 किलोमीटर की स्पीड की चाल से बहती नदी, मतलब नदी बह रही है, तो धारा की चाल हो जाएगी ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये नाव की है और ये है धारा की। अब इसमें बोला है कि वह एक स्थान से, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और वापस भी आ रहा है, इतने में टोटल टाइम लग रहा है उसे 1 घंटा। तो कितना उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, कितनी दूरी? अब यहाँ पर आंसर निकलेगा इस 1 घंटे से। हमें जाने का टाइम निकालना है, वापस आने का टाइम निकालना है और 1 के बराबर में रखना है। मान लो कि जब वो एक स्थान से दूसरी जगह पर जा रहा है तो टाइम उसे लग रहा था t1, और जब लौट के वापस आ रहा है तो टाइम लग रहा है t2, और दोनों का टोटल टाइम यहाँ पर दिया गया है 1 घंटा। तो पहले हम जाने का टाइम निकाल लें। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर हम यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालें तो t इक्वल टू डी डिस्टेंस अपॉन स्पीड मिलेगा। तो मान लो कि ये एक पॉइंट है A और ये है B। अब पहले वो इस पॉइंट से इस तरफ जा रहा है, मतलब पहले वो जा रहा है तो धारा के साथ में जाएगा। तो धारा के साथ में हम क्या करते हैं? नाव की और धारा की दोनों की स्पीड को हम प्लस कर देते हैं, तो इसमें स्पीड हो जाएगी 13, 10 प्लस 3 13, ये हो गई स्पीड। अब डिस्टेंस हमें बताया नहीं है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, वही तो हमें निकालना है, तो वो हम मान लेते हैं कि d है। तो टाइम क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से? टाइम हो जाएगा जो कि t1 हम निकाल रहे हैं, t1 इक्वल टू डिस्टेंस हमें मालूम नहीं है तो उसकी जगह d लिख दिया, डिवाइड में स्पीड। स्पीड हमने कितनी निकाली? 13, तो इसकी जगह हम लिख देंगे t1 की जगह d अपॉन 13 प्लस, अब उसे वापस आने का टाइम हमें निकालना है। अभी यहाँ से जहाँ जा रहा था, अब वह लौट के वापस आ रहा है, तो वापस आ रहा है मतलब धारा के विपरीत जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है स्ट्रीम के, तो हम दोनों की स्पीड को माइनस कर देंगे, तो स्पीड हो जाएगी 10 माइनस 3 7। तो अब वापस आने में उसे कितना टाइम लगेगा? सेम इसी फॉर्मूले से, टी कौन सा? t2 इक्वल टू डिस्टेंस तो वही रहेगी d डिवाइड में स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी? 7। ये माइनस क्यों किया? क्योंकि वो धारा के विपरीत जा रहा था, अपोजिट आ रहा था, और अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों स्पीड ऐड कर देते हैं हम, इसमें माइनस कर देते हैं, 10 में से 3 7, और जब समान में जा रहा था तो हमने प्लस कर दिया था, तो t2 की वैल्यू आ गई d अपॉन 7। तो इस t2 की जगह पर हम रखेंगे d बाय 7 इक्वल टू ये 1। अब यहाँ से हम d की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पर हम d और d कॉमन ले लेते हैं, d कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? इसकी जगह पर बचा 1, तो 1 डिवाइड बाय 13 प्लस यहाँ से d हटा दिया तो बचा 1, 1 बाय 7 इक्वल टू 1।
अब यहाँ पर हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आएगा 91, और 13 से डिवाइड करेंगे तो 7, और 7 इंटू 1 7, प्लस 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13, और 13 इंटू 1 13। तो ये क्या हो जाएगा, डी मल्टीप्लाई में था, 13 और 7 कितने हो जाएंगे 20, डिवाइड बाय 91 इक्वल टू 1। अब ये मल्टीप्लाई में है तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 91 को यहाँ ले जाओ 91, और 20 डिवाइड में चला जाएगा 20। अब इसको डिवाइड करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या 2 कर रहे हैं और साथ में 10 इंटू में लिख दे रहे हैं। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, और फिर से 5, तो 45.5 है, और नीचे एक 0 और है मतलब 10 है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो डिस्टेंस आ जाएगी 4.55, 4.55 फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन अ टेस्ट गोपाल को 98 मार्क्स मिले और टोटल है 300, टोटल 300 मार्क्स है, जिसमें से 98 गोपाल को मिले और वो फेल हो गए 22 मार्क्स से। तो टेस्ट को पास करने के लिए कितने परसेंट मार्क्स की ज़रूरत होगी, मतलब पासिंग मार्क्स हमें बताना है। 98 तो उसको मिल गए थे, अब वो फेल हो गया। अब फेल क्यों हो गया, क्योंकि उसके मार्क्स 22 कम थे। तो अगर हम 22 इसमें और ऐड कर दें तो पासिंग मार्क्स मिल जाएंगे। ये 10, 9 2 11 12 120, मतलब अगर उसके 120 नंबर आए होते तो वो पास हो जाता, तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे 120। पर परसेंटेज में बताना है तो हम टोटल से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि परसेंटेज में पूछा है। 0 से 0, 3 से ये 4 बार और 0, 40% मार्क्स हो जाएंगे पासिंग मार्क्स, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, हरीश ने बुक को 25 रुपये में बेच दिया और उस पर 25% का प्रॉफिट हुआ, तो बुक की कॉस्ट प्राइस क्या है। तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं कि 100% है। अब उसको 25% में बेचा, मतलब 25% का उसको प्रॉफिट हो गया, तो कितने में बेचा होगा 125 में, और बेची गई कीमत यहाँ पर दी गई है 25, क्योंकि इतने परसेंट में बेचा और इतने रुपए में बेचा, इसलिए इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 125। 5 से इसको 5 बार कैंसिल कर देंगे, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो 1% इक्वल टू 1/5 है। तो हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में खरीदा था, वो हमने मानी थी 100%, तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी 2 0 लगा दो, 100% इक्वल टू यहाँ पर भी 2 0, मतलब 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बार 20, तो कॉस्ट प्राइस जाएगी 20, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, यहाँ पर एक कार के व्हील की मतलब एक पहिए की रेडियस दी गई है 30 सेंटीमीटर, और 140 रिवॉल्यूशन या परिक्रमण वो कर रहा है, और कितने टाइम में, 30 सेकंड में। तो स्पीड ऑफ कार की चाल बताना है हमें। तो यहाँ पर कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है 140, तो हम एक रिवॉल्यूशन में या एक परिक्रमा में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है वो निकालें सबसे पहले। तो सर्किल के केस में या फिर किसी भी चीज़ का पहिया दिया हो तो एक चक्कर में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, जितनी उसकी परिधि या सर्कमफ्रेंस होता है। तो एक रिवॉल्यूशन में या एक परिक्रमा में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है 2πr, यही फॉर्मूला होता है परिधि का। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस यहाँ पे दी गई 30, तो r की जगह पर 30। अब ये डिस्टेंस आई एक परिक्रमा की, पर टोटल कितनी कर रहा है 140, तो 140 में कितनी कर लेगा, जब एक की इतनी है तो इसमें 140 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 22/7 30 और इंटू 140, तो इतनी दूरी वो चल लेगा 140 रिवॉल्यूशन या 140 परिक्रमा में। इसको 7 से कैंसिल कर दें हम, 7 2 ज़ा 14 और 0, ये 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 44, और इंटू 6 3 इंटू 2 6 और 0 0, इतना ही आने देते हैं। इतनी दूरी वो कितने टाइम में कवर कर रहा है 30 सेकंड में, मतलब 30 सेकंड में ये इतनी दूरी उसने कर ली। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है यूनिट टाइम में, या तो 1 घंटे में, 1 सेकंड में, 1 मिनट में। तो यहाँ पर सेकंड की बात चल रही है, क्योंकि ये सेकंड दिया गया है क्वेश्चन में, तो हम 1 सेकंड में कितना कवर कर लेगा वो निकाल लेते हैं। तो 30 सेकंड में इतना, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 30 को डिवाइड में ले आओ, 44 इंटू 600 डिवाइड बाय 30। अब इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 0, और 44 इंटू 2 ये हो जाएगा 8 8 और 0। तो 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा वो 880,
880 क्या सेंटीमीटर, और यही उसकी स्पीड हो जाएगी क्योंकि यूनिट टाइम में वो मतलब 1 सेकंड में इतनी दूरी चल रहा है। अब ऑप्शन में है 8.8, लेकिन ये मिनट और सेकंड, मतलब ये ऑप्शन ही गलत दिए गए। मिनट और सेकंड दोनों टाइम साथ में कैसे ले लिए? इसका मतलब ये है व्यापम की तरफ से ये मिनट होगा, ये मीटर होगा, मतलब IN नहीं होगा, मीटर होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 880 सेंटीमीटर में आया, और मीटर में चेंज करेंगे तो इसमें 100 का और डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हमें मीटर में चाहिए तो डिवाइड कर देंगे 100 का तो 0 से 0 कैंसिल। अब नीचे एक 0 है तो एक नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, तो 8.8 मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। तब आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन, जो कि व्यापम की साइड से करेक्ट, ये हो जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, इसमें हमें इससे बड़ा बताना है। अब यहाँ पर ऑप्शन में पॉइंट में दिए गए तो इसको भी हम पॉइंट में कर लेते हैं। 16 तो 16 हो जाएगा। अब 7/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो पहले तो जाएगा नहीं, तो यह जाएगा 0 पॉइंट फिर 70, तो 8 8 64, तो 8 बचेंगे 80, तो 7 बार और चला जाएगा 56, तो 0.87 मतलब 16.87। अब हमें इससे बड़ा देखना है ऑप्शन में 16.87, तो 16.85 ये छोटा है, 89 ये बड़ा है, 6 ये तो सबसे पहले छोटा होगा क्योंकि 16 है, क्योंकि 6 है इसमें और इसमें 15 है। ये यहाँ पर 6 था और यहाँ पर 8 है, तो ये सबसे पहले छोटा ही है और ये भी छोटा ही है, तो ये हो जाएगा इससे बड़ा। आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।